हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और ये हमारी लेसन नंबर 3 यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है, यानी कि यहाँ पे हम लेसन नंबर 3 को फिनिश कर चुके होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर दिए गए हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, तो इस नंबर पर जाए 9667836336 यहाँ पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का कंसेप्ट है वो क्या है, थ्योरम्स अबाउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर कुछ खास कंसेप्ट्स जो हमने तक डिस्कस नहीं किए हैं विद ग्राफ हम समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि मैं बात करूंगा इस वीडियो में प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। पर उसके लिए ये इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आप लोगों को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेसिक सारे कंसेप्ट्स पता हों जो मैं प्रीवियस वीडियो में करवा के आ चुका हूं। तो वो सारे आपको पता होना जरूरी, खासकर फर्स्ट वीडियो जहां पे मैंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंट्रोडक्शन की बात करी थी। तो अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, वैल्यू ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ये बात हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी करती है। यानी कि इलास्टिसिटी यानी कि ईडी जो है उसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक होती है। ये तो हम सब जानते हैं। अलोंग द डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, वो भी किसके हिसाब से, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व के हिसाब से। अब बात है ये कि भैया हम कैसे मान ले। अब मैंने यहाँ पर आपको ध्यान दिख रहा होगा ग्राफ के ऊपर क्या, कि मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, जैसे मान लो यहाँ पे हमारी क्या होती है क्वांटिटी, यहाँ हमारा होता है प्राइस। अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में मैंने हर एक जगह एक पॉइंट बनाए हुए हैं और उस पॉइंट के हिसाब से वहां पे मैंने इलास्टिसिटी की वैल्यू दे रखी है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है, यहाँ पे 0 है। और इन 500 इलास्टिसिटी की बात हम प्रीवियस वीडियोज में भी कर चुके हैं। तो अगर मैं इनकी बात करूँ तो बात है भैया यहाँ पे ईडी इन्फिनिटी हम कैसे मान लें, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है हम कैसे मान लें, भाई यकीन तो दिलाना पड़ेगा ना। तो समझते हैं थोड़ा सा। अब देखो ईडी इन्फिनिटी क्यों है यहाँ पे। अगर मैं ईडी के फॉर्मूले की बात करूँ, सबको पता है ईडी का फॉर्मूला हमारा ये होता है, और जहाँ पे हमारा माइनस क्या दिखाता है, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमेशा क्या मिलता है, नेगेटिव रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड की वजह से कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो चुकी है कंज्यूमर की, और अगर डिमांड मतलब प्राइस कम हुआ है तो डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। तो सारा खेल किसका है, परचेसिंग पावर का। तो अगर मैं इस कंसेप्ट के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे देखो ईडी का फॉर्मूला है पी बाई क्यू मल्टीप्लाई में डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। ये जो है ना, ये हमारा क्या दिखाता है यहाँ पे, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो कांस्टेंट रहेगा ये, क्योंकि स्लोप है भाई। अगर स्लोप है तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा, इसकी तो यहाँ पे कोई जरूरत है ही नहीं। सारा खेल चलेगा इस प्योर क्यू की वजह से। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे हमारा प्राइस क्या है, बिल्कुल टॉप पे, पर क्वांटिटी क्या है, 0। यानी कि इसको पता हम क्या बोलते हैं, हाईली इलास्टिक डिमांड कर्व। अब हाईली यानी कि परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं कई लोग इसे। क्यों बोलते हैं, उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना प्राइस बिल्कुल टॉप पे, डिमांड 0 हो रही है। यानी कि प्राइस थोड़ा बहुत चेंज क्वांटिटी को 0 कर दे रहा है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ईडी हमारा यहाँ पे इन्फिनिटी है, क्यों है, अब देखो प्राइस हमारा टॉप पे है, क्वांटिटी हमारी 0 है। तो मैं कहता हूँ कि हम सिर्फ इसको देखेंगे पी बाई क्यू को, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स रहने वाला है। अगर पी बाई क्यू की बात करूँ तो यहाँ पे क्यू कितना हो गया, 0। और जब नीचे वाला पार्ट 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो वहाँ पे वैल्यू क्या आती है हमारी, इन्फिनिटी। क्यों आती है इन्फिनिटी, कभी देखेंगे किसी और कंसेप्ट में, जब मैं आपको मैथ्स में कुछ और चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे समझाऊंगा कि इन्फिनिटी यहाँ पे क्यों होता है, क्यों 1/0 की वाली इन्फिनिटी होती है। अब आगे समझते हैं। हाँ, और जिनको समझना है इतनी जल्दी तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, 1/x का ग्राफ बना के देख लेना, आप लोगों को पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जैसे आप x की वैल्यू को बिल्कुल 0 के करीब लेके जाओगे ना, तो आपका आंसर है ना उतना ही बड़ा आता चला जाएगा। जैसे यहाँ तक बता देता थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, अगर मैं यहाँ पे 10 रखूँगा तो आंसर क्या आएगा, सॉरी 10 बोल रहा हूँ, 0.1 रखूँगा तो आपका आंसर आएगा 1/0.1, 10 आंसर बन जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे रखोगे 0.01 तो आपका आंसर आएगा 100, 0.001 रखोगे तो आंसर क्या आएगा 1000। यानी कि मैं x की जगह जितनी छोटी वैल्यू करूँगा ना, इसका आंसर पूरा जो आंसर उतना ही बढ़ाता चला जाएगा। ये एक रीज़न है कि जैसे यहाँ पे 0 रखते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो ये एक छोटा सा रीज़न है, ठीक है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता कोई खास जरूरत भी नहीं है, बस याद रखना कि यहाँ पे जो है ना इस पॉइंट पे हमारा ईडी जो है कितना है, इन्फिनिटी है। अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की तो ध्यान से देखना इस वाले पॉइंट को। जब देखो प्राइस कितना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी,
यानी कि मैं कह सकता हूँ यहाँ पे P की वैल्यू बड़ी है Q की वैल्यू से। अब ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो इस केस में P ज़्यादा है और Q कम है। और हम सब जानते हैं कि अगर कभी भी फ्रैक्शन वाले केस में हमारा न्यूमरेटर क्या हो, ज़्यादा हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, हमारा कम हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी आती है। इसी के लिए यहाँ पे E क्या है, 1 से बड़ा है। और E बड़ा होने का मतलब ये भी होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यह तो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, यानी कि क्वांटिटी में चेंज ज़्यादा हो रहा है, प्राइस में चेंज कम हो रहा है। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला होता है ना ईडी का, क्योंकि ईडी का ये वाला फॉर्मूला बना है इस वाले फॉर्मूले से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस वाले फॉर्मूले से। और जब इसकी वैल्यू बड़ी होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तभी तो आंसर 1 से बड़ा आएगा। तो ये केस है कि यहाँ पे E हमारा क्या है, 1 से बड़ा है। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, E = 1। E = 1 क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या है, सेम है। 1 मिनट वेट करना, चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तो मैं क्या कहता कि जो ED है यहाँ पे क्या है, 1 के बराबर है। और 1 के बराबर क्यों है, क्योंकि जितना प्राइस है ना उतना ही क्या है, क्वांटिटी है। यानी कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम है, और जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों सेम होंगे, दोनों का क्या आंसर आ जाएगा, 1। और ये तो हमारा फिक्स रहने वाला है, इसलिए यहाँ पे हमारा ED जो है क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे ED <1। अब ED कम क्यों हुआ, क्योंकि अब यहाँ से कहानी चलने लगी उल्टी। इस केस में ध्यान दिया होगा आपने, इस केस में प्राइस ज़्यादा था, क्वांटिटी कम थी। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे प्राइस कम है, देखो प्राइस क्या है, कम है, और क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। यानी कि अब की बार न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, कम है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। और जब डिनोमिनेटर है ना न्यूमरेटर से फालतू होता है, तो समझ जाओ कि आंसर 1 से कम आने वाला है। जैसे कि आप लोगों ने मैथ में सिंपल एग्जाम्पल लेके देख लिया करो। जैसे मान लो कभी आप 4/2 सोल्व कर रहे हो, आपका आंसर क्या आता है, 2 आता है। 1 से बड़ा आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। इसी का उल्टा कर दो, ऊपर छोटी वाली रखो, नीचे बड़ी वाली रखो, अब क्या आंसर आएगा, 1/2। 1/2 कितना था, 0.5, यानी कि 1 से छोटा। तो वही सेम काम यहाँ पे है। यहाँ पे जो है इस वाले केस में क्वांटिटी हो गई ज़्यादा, प्राइस हो गया कम, तो ये वाला केस बन गया। डिनोमिनेटर हो गया कितना हमारा, फालतू, और न्यूमरेटर क्या हो गया हमारा, कम, छोटा हो गया। तो आंसर क्या है हमारा, 0 से छोटा चला गया। तो वो बात है यहाँ पे। अब हमारा जो लास्ट वाला केस है वो क्या है, E = 0, यानी कि यहाँ पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। और वो 0 क्यों है, क्योंकि इस केस में देखा होगा आपने, इस केस में पता है क्या हो रहा है, इस केस में जो है वो प्राइस हमारा बिल्कुल 0 हो चुका है। अब जब प्राइस 0 है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट 0 हो गया। अब जब ऊपर वाला पार्ट 0 है, तो 0 में कुछ भी हो, 0, सब खत्म। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या है, 0 आया। तो उम्मीद है आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। और पहली प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जहाँ पे हमने अलग अलग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सिर्फ एक डिमांड कर्व पे शो करके दिखाया कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है और क्यों होती है, विद रीजन मैंने आपको समझाया है फॉर्मूले में एक्सप्लेन करके, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस क्वेरी को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम आगे आते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर। जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी वो क्या बोलती है, इलास्टिसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स along 2 or more पैरेलल हैविंग द सेम स्लोप। जब स्लोप सेम हो डिमांड का, जब स्लोप सेम होता है ना, तब क्या होगा, अगर आप इन दोनों कर्व में देखो तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है हमारा, सेम है, स्लोप डिमांड कर्व का सेम है, ठीक है, लेकिन 2 पैरेलल डिमांड कर्व है। तो अब यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, याद रखने के लिए वो ध्यान रखना, जो भी आपका बाद में आने वाला, यानी कि जब जिस भी डिमांड कर्व का ओरिजिन से डिस्टेंस ज़्यादा है ना, वो क्या होगा हमारा, मोर इलास्टिक। तो ये हमारा क्या हो गया, मोर इलास्टिक। तो ध्यान रखना, अगर 2 पैरेलल डिमांड कर्व है, दोनों का स्लोप सेम है और हमें इलास्टिसिटी का पता लगाना है, तो जो बाद में आएगा उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा, जो पहले आएगा उसकी इलास्टिसिटी कम। तो ये तो हमारा ये वाला जो लाइन हमारी पैरेलल, ये वाला जो डिमांड कर्व है D2, ये बाद में आया है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है, ज़्यादा दूर है ओरिजिन से, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा, मोर इलास्टिक। और बेचारा ये वाला नीचे वाला, ये ओरिजिन के करीब है, तो जो ओरिजिन के करीब है वो क्या होगा हमारा, लेस इलास्टिक। सेम इस केस में भी ये वाला हमारा लेस इलास्टिक, ये वाला हमारा मोर इलास्टिक। तो ये हो गए वो वाला केस जब 2 पैरेलल डिमांड कर्व्स गिवन हो, तो हमारा क्या होता है इलास्टिसिटी वाले केस में। अब आता हमारा अगला पॉइंट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक सिंपल एक लाइन भी खींच दी और 2 अलग क्या ले लिए, डिमांड कर्व, या प्रूफ करने के लिए बना सकते हो। ध्यान रखना यहाँ भी वही सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक, क्योंकि इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ज़्यादा है, ये ओरिजिन से ज़्यादा दूर है, और ये बेचारा करीब है ओरिजिन के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लेस इलास्टिक। ये चीज़ ध्यान रखना। अब आता है हमारा तीसरा ग्राफ। तीसरे में क्या है, वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व। अगर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ द प्राइस, और प्राइस का पॉइंट क्या है, सेम है। देखो प्राइस का पॉइंट सेम है, सिर्फ 2 अलग डिमांड कर्व है। तो जो हमारा स्टीपर होगा वो हमारा कैसा होगा, ध्यान रखना,
स्टीपर कौन सा है, D1 हमारा क्या है, स्टीपर तो हो जाएगा लेस इलास्टिक, और जो हमारा फ्लैटर होगा वो हमारा क्या होगा, मोर इलास्टिक। आप लोगों को याद होगा मैंने जब आप लोगों को ये पढ़ाया था कि मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होती है और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होती है, या फिर मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, फिर इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होता है, तब मैंने आपको समझाया था स्टीपर फ्लैटर का मतलब क्या होता है। जहाँ पे मैंने, अगर मैं वापस एग्जांपल याद दिलाऊं, तो जब हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड कर्व होता है उसका बनता है कुछ ऐसे स्टीपर, और जब मार्केट में वो बनता है कुछ ऐसे फ्लैटर, ठीक है। तो जो हमारा इन दोनों केसेस में, इस केसेस में तो ये हमारा क्या है स्टीपर, तो ये क्या हो गया लेस इलास्टिक, ये हमारा क्या है फ्लैटर, तो फ्लैटर क्या हो जाएगा मोर इलास्टिक। सेम अगर मैं इस केस की बात करूं तो हमारा क्या है फ्लैटर तो क्या हो गया मोर इलास्टिक, ये हमारा क्या है स्टीपर तो क्या हो जाएगा लेस इलास्टिक। इस तरीके से काम करता है और कुछ भी नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, तो समझ में आ गया मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक का मतलब क्या होता है। अब फोर्थ पॉइंट में क्या आता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स मीटिंग द क्वांटिटी एक्सिस एट द सेम पॉइंट हैव द सेम इलास्टिसिटी एट ईच लेवल ऑफ डिमांड। अगर हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है पर वहां पे देखो जो प्राइस का एक्सिस चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या था, अगर इन दोनों फर्क देखोगे तो यहाँ पे प्राइस का सेम था, डिमांड कर्व यूं मूव कर रहा था, यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, क्वांटिटी क्या है सेम है, और जब क्वांटिटी सेम है तब हम D1 D2 की बात करें, दो अलग अलग प्राइस लेवल की बात कर रहे हैं, तो इस केस में इलास्टिसिटी क्या होती है सेम रहती है। जैसे यहाँ पे देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स मीटिंग एट द क्वांटिटी एक्सिस एट द सेम पॉइंट हैव द सेम इलास्टिसिटी एट ईच लेवल ऑफ डिमांड। तो हर एक डिमांड लेवल पे इलास्टिसिटी क्या रहती है हमारी सेम रहती है, ये चीज भी ध्यान रखना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे हमारा प्राइस जो था वो सेम था, दोनों केसेस में प्राइस हमारा क्या है सेम है, हम नई नई क्वांटिटी की बात कर रहे हैं जिसके हिसाब से नया डिमांड कर्व बना है। तो आप ये भी समझ सकते हो कि यहाँ पे जब नई नई क्वांटिटी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जो है वो सेम प्राइस लेवल पे चेंज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि लोग जो है वो सेम प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं। यहाँ भी सेम वही बात, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वांटिटी फिक्स है, यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है। तो जब यहाँ पे प्राइस चेंज हो रहा है तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी। इलास्टिसिटी जो है दोनों डिमांड कर्व की सेम है, किसी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे चेंज आ रहा था। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बोल देंगे, यहाँ पे सेम इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अब आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ में क्या है, ऑफ टू और मोर इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व एट द फ्लैटर वन इज मोर इलास्टिक। तो जो फ्लैटर होगा वो ऊपर ही ज्यादा इलास्टिक था, तो जो फ्लैटर होगा हमारा क्या होगा मोर इलास्टिक, जो स्टीपर होगा लेस इलास्टिक। तो अगर देखो यहाँ पे प्राइस लेवल ये है, दो डिमांड कर्व, तो जो फ्लैटर डिमांड कर्व है, ये हमारा फ्लैटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मोर इलास्टिक, और ये हमारा क्या है स्टीपर। स्टीपर कौन सा है, ये वाला D1। D1 हमारा स्टीपर है, तो ये हो जाएगा हमारा लेस इलास्टिक। तो ये था, हमने ग्राफ के तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टीज की बात करी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो यहाँ तक हमने डिमांड का हर एक कंसेप्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हर एक कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। अगले कुछ वीडियोस में जब मैं कंप्लीट सिलेबस करवा लूँगा तो मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद देखेंगे, क्योंकि अब तक बीच में कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आया, और मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी फॉर्मूले के हिसाब से सिखा दिए थे कि भाई अगर ईडी का फॉर्मूला ये है तो हम इसमें कैसे न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मूले सीखे हमने। अगर हमारे पास सिर्फ ये वाला फॉर्मूला होता तो हम न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करते, अगर हमारे पास ये वाली चीजें गिवन है तो हम न्यूमेरिकल सोल्व करते, अगर हमारे पास परसेंटेज इन क्वांटिटी नहीं भी दे रखा और परसेंटेज प्राइस नहीं भी दे रखा तो हम कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो मैंने अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स की बात करी, और उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल्स भी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बाकी हैं जो मैं करवाऊंगा बिल्कुल सीरीज के आखिरी में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे होंगे, या फिर हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है हर एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा इस चैप्टर का। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगली वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।